भारत की आज़ादी की कहानी हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन आज हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटकर देखने वाले हैं। एक ऐसे नायक की कहानी जिसके बिना शायद शायद आज का भारत होता ही नहीं। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया गया। हाँ, तो हमारी इतिहास की किताबों में तो यही लिखा है ना, कि स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है गांधी और नेहरू। ये दो नाम हमारी सोच में, हमारी चेतना में इतनी गहराई से बैठे हुए हैं कि हम शायद ही कभी इनके आगे सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार हो? एक ऐसा स्तंभ जिसे अंधेरे में रखा गया, एक ऐसा पिलर जिसके बिना आजाद भारत की जो इमारत आज खड़ी है वो शायद खड़ी ही नहीं हो पाती। तो चलिए आज इन दो महान नेताओं की छाया से बाहर निकलते हैं और उस शख्सियत को जानते हैं जिसने असल में भारत के भाग्य को गढ़ा। और वो शख्सियत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दलील ये है कि अगर पटेल ना होते तो आज हम जिस भारत को देख रहे हैं उसका नक्शा और शायद उसकी तकदीर दोनों ही बिल्कुल अलग होती। तो आखिर पटेल में ऐसा क्या खास था? मतलब उनका सोचने का तरीका, उनके काम करने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से कैसे अलग बनाता था? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, दोनों नेताओं में जमीन आसमान का फर्क था। खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने यह बात कही थी कि पटेल के पैर जमीन पर थे जबकि नेहरू के बादलों में। मतलब एक तरफ थे नेहरू, एक करिश्माई विचारक जो अपने भाषणों से एक सपनों की दुनिया बना देते थे, और दूसरी तरफ थे पटेल, एकदम यथार्थवादी जिन्हें पता था कि जमीनी हकीकत से कैसे निपटना है। पटेल की असली ताकत थी आइडियाज को एक्शन में बदलना। सोचिए, जब उन्होंने खेड़ा और बारडोली में लाखों किसानों को एक साथ खड़ा कर दिया तो वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वो ब्रिटिश राज की नींव पर सीधी चोट थी। वो एक तरह से गांधी जी के आदर्शों को जमीन पर उतारने वाले कमांडर इन चीफ थे, वो शख्स जो अंग्रेजों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर देते थे। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी के हैं। गांधी जी ने बहुत पहले ही पटेल की इस काबिलियत को पहचान लिया था। वो अच्छी तरह जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ ऊंचे ऊंचे आदर्शों से नहीं जीती जाएगी। इसके लिए जमीन पर काम करना होगा, एक्शन लेना होगा, और उस एक्शन का दूसरा नाम थे पटेल। लेकिन पटेल की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। भारत इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। गृह युद्ध की आग दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और इस आग को बुझाने का जिम्मा पटेल के कंधों पर आ गया। तो देखिए, 1930 और 40 के दशक में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। हर चुनाव के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई और गहरी होती जा रही थी। बातचीत की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और सड़कों पर हिंसा की आग भड़क चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे देश एक अनियंत्रित विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। और इस पूरे राजनीतिक तूफान के सेंटर में थी एक मांग, पाकिस्तान। और जैसा कि जिन्ना ने साफ साफ कह दिया था, ये कोई समझौते या थोड़ी बहुत स्वायत्ता की मांग नहीं थी। ये सीधी सीधी मांग थी भारत को बांटकर एक नया, पूरी तरह से आजाद, एक सॉवरन देश बनाने की। और यहीं पर पटेल का वो रियलिज्म, वो यथार्थवाद सामने आया। उन्होंने दो भयानक रास्तों में से एक को चुना। एक तरफ था एक कम ही ना खत्म होने वाला खूनी गृह युद्ध जो पूरे देश को जलाकर राख कर देता, और दूसरी तरफ था एक दर्दनाक लेकिन सोचा समझा बंटवारा। पटेल ने वो रास्ता चुना जिसमें कम तबाही थी। ये एक दल तोड़ने वाला फैसला था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी नज़र में ये देश को पूरी तरह तबाह होने से बचाने का इकलौता तरीका था। उनके अपने शब्दों से यह साफ होता है कि यह फैसला नफरत में नहीं लिया गया था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई को कबूल करके आगे शांति की उम्मीद में लिया गया था। वो चाहते थे कि यह झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि दोनों नए देश शांति से अपना अपना भविष्य बना सकें। बंटवारे का जख्म अभी ताज़ा ही था कि भारत के सामने एक और पहाड़ जैसी चुनौती आ खड़ी हुई। एक ऐसी चुनौती जो ये तय करने वाली थी कि भारत एक देश बनेगा या फिर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। और यहाँ पटेल ने वो कर दिखाया जिसे शायद उनका सबसे बड़ा, सबसे महान योगदान माना जाता है। 500 से ज्यादा। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 500 से ज्यादा। आजादी के समय भारत इतने ही टुकड़ों में बटा हुआ था। ये रियासतें थी जिनके राजाओं को अंग्रेजों ने एक चॉइस दे दी थी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग ही देश बना लें। ये एक टाइम बॉम्ब था जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। तो पटेल ने सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाया। उन्होंने राजाओं को इतिहास का वो कड़वा सबक याद दिलाया जिसकी कीमत भारत ने सदियों तक चुकाई थी। उन्होंने उनकी देशभक्ति को आवाज दी और उन्हें एक मजबूत, एक एकजुट भारत के सपने का हिस्सा बनने का न्योता दिया। पटेल अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा। भारत अनगिनत छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले देशों में बंट सकता था, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप के बाल्कन इलाके में हुआ था। ये एक ऐसा भयानक सपना था जिसे पटेल किसी भी कीमत पर हकीकत बनने नहीं देना चाहते थे।
और पटेल ने इस भयानक सपने को हकीकत बनने से रोक दिया। उनकी स्ट्रैटेजी में सब कुछ था, साम, दाम, दंड, भेद। एक हाथ में दोस्ती का पैगाम तो दूसरे हाथ में लोहे जैसी मजबूती। उन्होंने एक एक रियासत के साथ समझ लीजिए शतरंज की बाजी खेली और धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से आज के भारत की तस्वीर को पूरा कर दिया। लेकिन पटेल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या होता अगर? एक ऐसा सवाल जो आज भी एक बड़ी बहस को जन्म देता है। ये एक ऐतिहासिक सच है कि पटेल के इतने बड़े, इतने जरूरी योगदान के बावजूद जब भी टॉप लीडरशिप की बात आई, खासकर प्रधानमंत्री पद की, तो गांधी जी की पसंद हमेशा नेहरू ही रहे। खुद मौलाना आजाद जैसे बड़े नेता ने बाद में इसे अपनी हिमालय जैसी भूल माना था। उनका साफ मानना था कि अगर 1946 में कांग्रेस की कमांड पटेल को मिली होती तो शायद कैबिनेट मिशन प्लान कामयाब हो जाता और हो सकता है देश का बंटवारा भी टल जाता। और यही वो सवाल है जो आज तक गूंजता है, अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो क्या होता? देश की आर्थिक नीतियां कैसी होती? विदेश नीति का क्या होता? समाज का ढांचा कैसा होता? यह सोचने वाली बात है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सरदार पटेल आधुनिक भारत के एक असली आर्किटेक्ट थे। उन्होंने देश को बिखरने से बचाया और उसे एक धागे में पिरोया। लेकिन उनकी पूरी सोच क्या थी? उनका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था? अगर वो सर्वोच्च पद पर होते तो क्या करते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा।